हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित NCERT की पुरानी किताब के अध्याय 15 और नई किताब के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो मैंने विशेष रूप से गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया है, जिसमें छोटी छोटी क्रियाओं को सरल रूप में युक्तियों या ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस विधि को हम आपकी किताब में दिए गए उदाहरण 1 के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। इस उदाहरण से संबंधित बारंबारता सारणी अगले पेज पर पेज संख्या 288 पुरानी किताब में उस पर दी गई है, जिसे आप देख रहे हैं। सारणी 14.2 इसमें आप देख रहे हैं एक वर्ग अंतराल की लाइन है या पंक्ति है और दूसरी विद्यार्थियों की संख्या की पंक्ति है। इसी प्रकार आपके प्रश्न पत्र में और आपकी प्रश्नावली में प्रश्न माध्य से संबंधित दिए रहते हैं। ये प्रश्न आपको खड़ी टेबल के रूप में भी मिल सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। आप देख रहे होंगे, यदि इस रूप में प्रश्न मिलता है तो इस तरह से लिखा होगा, और यही प्रश्न ऐसे खड़े रूप में भी मिल सकता है। यहाँ पर स्तंभ के रूप में दिया गया है, यहाँ पर पंक्तियों के रूप में ये सारणी बनी है। तो किसी भी रूप में यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है। इसमें आप जो वर्ग देख रहे हैं वो 10 से 25, 25 से 40 इस प्रकार से लिखे हैं। वर्ग को ठीक से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 से 25। इसमें दो संख्याएं प्रयोग की गई हैं, 10 और 25। 10 संख्या छोटी है जो पहले आती है, इसे हम वर्ग की निचली सीमा या निम्न सीमा कहते हैं। और इसके लिए संकेत स्मॉल L1 या कैपिटल L1 ले सकते हैं। अंग्रेज़ी में इसे लोअर लिमिट कहते हैं। इसी से ये L अक्षर यहाँ पर लिया गया है। दूसरी संख्या 25 लिखी है वर्ग की, बीच में डैश लगा रहता है। दूसरी संख्या जो 25 है ये 10 से अधिक होती है और इसे हम वर्ग की उच्च सीमा या ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा या अंग्रेज़ी में अपर लिमिट कहते हैं। इसके लिए अंग्रेज़ी में इसके लिए इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में जो संकेत हम प्रयोग करते हैं वो स्मॉल L2 या कैपिटल L2 के रूप में करते हैं। ये 10 और 25 दोनों ही वर्ग की सीमाएं या लिमिट्स कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त जब सवाल को हम हल करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, तो हमें एक और पद से परिचित होना पड़ता है। वह वर्ग चिन्ह कहलाता है या वर्ग का मध्यमान कहलाता है या मध्य बिंदु कहलाता है। अंग्रेज़ी में वर्ग के मध्यमान को मिड वैल्यू और मध्य बिंदु को मिड पॉइंट और वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क कहते हैं। ये बराबर होता है वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की उच्च सीमा बटे 2, अर्थात वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ देने के बाद उसे 2 से भाग कर देने पर हमें
वर्ग का वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हुए दिखाया भी गया है, इसे भी आप जान लें, क्योंकि आगे जब आप माध्य ज्ञात करेंगे तो उसमें आपको वर्ग चिन्ह को ज्ञात करना रहेगा। जैसे यहाँ पर वर्ग या वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए लिखा है बराबर 10 धन 25/2, अर्थात दोनों वर्ग की सीमाओं को जोड़ दिया गया है और 2 से भाग कर दिया गया है। जब जोड़ा गया तो 35/2 आया और 2 से सब 35 में भाग किया गया तो 17.5 आया। यही 17.5 वर्ग 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह को हम x से व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग चिन्ह को हम x से व्यक्त करते हैं, या आगे चल कर के हम पढ़ेंगे xi भी। तो xi, इसमें जो i अक्षर प्रयोग होता है वो ये बताता है कि कौन सा वर्ग चिन्ह, किस वर्ग चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। आईवें नंबर के एक वर्ग चिन्ह के लिए xi का प्रयोग होता है। आगे टेबल में इसे अच्छी तरह से समझेंगे। इसके अतिरिक्त एक और पद है जिसका प्रयोग होता है वर्गमाप, जिसे अंग्रेजी में क्लास साइज कहते हैं, या वर्ग की चौड़ाई अर्थात क्लास विड्थ भी कहते हैं, जिसे हम संकेत में h स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। और ये बराबर होता है वर्ग की उच्च सीमा ऋण वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर। और इस प्रकार अगर हम वर्ग 10 से 25 की वर्ग माप को ज्ञात करेंगे तो उसे स्मॉल h से व्यक्त करेंगे। साथ ही वर्ग की उच्च सीमा अर्थात 25 में से वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 10 को घटा देंगे, और इसके बाद जो अंतर हमें 15 प्राप्त होगा वही वर्ग 10 से 25 की वर्ग माप होगी। इस प्रकार हम वर्ग चिन्ह और वर्ग माप को समझ चुके हैं। अब इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि वर्ग चिन्ह को जब हम सारणी में लिखेंगे, सारणी में देखेंगे तो किस तरह से वो हमें दिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला वर्ग है 10 से 25, और पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह जो होता है उसे x1 से व्यक्त करते हैं। पहले 1 का अर्थ है यहाँ पर पहले नंबर का या पहले स्थान पर जो वर्ग चिन्ह आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि पहले वर्ग का जो वर्ग चिन्ह है उसे हम x1 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है वर्ग चिन्ह के लिए i भी प्रयोग होता है। i का मतलब होता है iवें नंबर पर आने वाला वर्ग चिन्ह। आज जब हम i बराबर 1 ले लेते हैं तो उसी वर्ग चिन्ह के लिए संकेत बन जाता है x1। i की जगह जब 1 लिखेंगे तो x1 हो जाएगा, i की जगह जब 2 लिखेंगे तो x2 हो जाएगा। इसी प्रकार x3, x4, x5, x6 तक आपकी इस उदाहरण में हम मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें 6 ही वर्ग अंतराल हैं, इसलिए 6x6 तक हमें वर्ग चिन्ह मिलेंगे। तो पहले वर्ग का जो वर्ग चिन्ह होगा वो x1 कहलाएगा, दूसरे वर्ग का जो वर्ग चिन्ह होगा x2 कहलाएगा, तीसरे वर्ग का जो वर्ग चिन्ह होगा वह x3 कहलाएगा, या x3 से व्यक्त करेंगे। और इसका मान ज्ञात करना आप पहले ही सीख चुके हैं, 17.5, ऐसे ही 32.5। इस प्रकार से x1 से लेकर के x6 तक आपको वर्ग चिन्हों के मान प्राप्त हो जाएंगे। सिग्मा शब्द का प्रयोग आगे चल करके होगा, सिग्मा अक्षर का प्रयोग आगे चल करके होगा। तो सिग्मा अक्षर जो है वो ग्रीक भाषा का 18वां अक्षर होता है, ग्रीक या यूनानी भाषा, और इसका प्रयोग हम करते हैं संख्याओं के जोड़ के लिए या योग के लिए। तो जहाँ कहीं संख्याओं के योग से संबंधित बात आएगी वहाँ हम सिग्मा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब सारणी हमारे सामने होती है तो आप पहला कॉलम जो देखते हैं वो वर्ग का देखते हैं या वर्ग अंतराल का देखते हैं, और उसके बाद दूसरा कॉलम जो होता है वो बारंबारता फ्रीक्वेंसी FI का होता है।
एफ आई का भी अर्थ वही होता है कि iवें नंबर की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, और जब हम F1 लिखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आई की जगह 1 लिख दिया गया, यानी अर्थात F1 हमें मिलेगा। और F1 हमें ये बताता है कि पहले नंबर पर जो बारंबारता है हम उसकी बात कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वर्ग की जो बारंबारता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले नंबर पर जो बारंबारता दी है वो 2 है, और इसके लिए संकेत जो है वो F1 होता है, इसलिए F1 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वर्ग की बारंबारता F2 से व्यक्त की जाएगी, और यहाँ पर वो 3 के बराबर है, इसलिए F2 बराबर 3 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य मानों को आप समझ सकते हैं। तो F1 से लेकर के F6 तक यहाँ पर मान आपको मिलेंगे, जो कि 6 बारंबारताएँ होंगी। ये इसलिए हैं क्योंकि आपके पास जो उदाहरण दिया गया है उसमें 6 वर्ग बनते हैं, या 6 वर्ग हैं दिए हुए, इसलिए हमें यहाँ पर 6 बारंबारताएँ प्राप्त होती हैं, या 6 फ्रीक्वेंसीज़ हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम F1 से लेकर के F6 से व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पग विचलन विधि होती है वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें जो गणनाएं करनी पड़ती हैं माध्य ज्ञात करने के लिए वो सरल हो जाती हैं। सरल गणनाएं प्राप्त करने के लिए ही ये सब किया जाता है। हम अब आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो हम पढ़ेंगे, जब माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य ज्ञात करते समय हमें सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि हम कैसे ज्ञात करें। और कैसे ज्ञात करने में हमें इतना तो याद रहता है कि इसमें टेबल बनती है, और टेबल बनती है तो टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, हमें इसको लेकर के भ्रम रहता है हमेशा। तो अगर काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए तो अक्सर हम भूल जाते हैं, परंतु यदि आप ट्रिक याद कर लेंगे तो उससे आपको भूल जाने पर भी केवल फॉर्मूला याद रहता है और ट्रिक याद रहती है, तो आप उसके आधार पर ये ज्ञात कर सकेंगे कि हमें टेबल किस तरह की बनानी है, कितने कॉलम बनाने हैं, उसमें क्या क्या रहेगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताई, उस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पग विचलन विधि का स्टेप डेविएशन मेथड के लिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणे h। ये h आप पहले भी शुरू में भी लिख सकते हैं, किताब में शायद पहले लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये फार्मूला अगर आपको याद है, इस फार्मूले के याद रहने के बाद आपके लिए ये जानना सरल हो जाता है कि जो सारणी हमें माध्य ज्ञात करने के लिए बनानी है उसमें कितने कॉलम होंगे और उस किस किस चीज़ के कॉलम होंगे। तो पहले आप देखिए, इस फॉर्मूले में जो अंश में सिग्मा FI UI आ रहा है, इसके FI UI को हम अलग लिख लेते हैं। अलग लिखने के बाद इस सिग्मा FI UI से हम सम्मिलित रूप में जब लेते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमें FI UI का एक कॉलम बनाना है। इसके पश्चात FI UI का अर्थ होता है FI गुणे UI। तो यहाँ पर FI और UI के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, इसलिए हम FI गुणे UI लिख सकते हैं। FI जो है उसका कॉलम हमें पहले से प्रश्न में दिया रहता है, इसलिए इसे अलग से बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें ये पहले से पता है कि FI का कॉलम है बना हुआ, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हमें तो नए कॉलम समझने हैं कि कौन कौन से और कॉलम बनेंगे। उसके अतिरिक्त प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, एक वर्ग अंतराल का कॉलम और एक बारंबारता FI का कॉलम दिया रहता है। उसके पश्चात जो अतिरिक्त कॉलम बनने हैं उनके बारे में हमें पता करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, FI के बाद गुणे में UI जो लिखा हुआ है, UI को हम अलग ऊपर ले जा करके यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं ट्रिक के रूप में समझने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि UI आ रहा है और UI का भी एक कॉलम हमको बनाना है। तो UI का कॉलम एक बनना है, एक यहाँ FI UI का कॉलम बनना था, एक यहाँ पर UI का कॉलम बनना है। अब UI किसके बराबर होता है, DI बटे H होता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए DI क्या है, विचलन है, और विचलन बटे H का मतलब वर्ग माप से है।
तो वर्ग माप जितने भी विचलन होते हैं उसमें वर्ग माप से हमें भाग करना होता है। जो भाग करने के पश्चात जो भागफल प्राप्त होता है वही यू आई होता है। तो यहाँ पर जो डी आई आ रहा है अंश में, आप समझ जाइए कि आपको डी आई का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। अब डी आई क्या होता है? डी आई विचलन निकालने के लिए हमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो एक्स आई माइनस ए के रूप में पढ़ा है। तो इसमें जो एक्स आई आ रहा है, ये एक्स आई का भी हमें एक कॉलम बनाना होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 कॉलम आपको बनाने पड़ रहे हैं। 4 कॉलम, ये चारों कॉलम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। एक हो गया एक्स आई, फिर डी आई, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई। ये 4 कॉलम आपको नए बनाने होंगे सारणी में, और 2 कॉलम वर्ग अंतराल और बारंबारता का पहले से प्रश्न में दिया रहता है। इस प्रकार से कुल 6 कॉलम आपको सारणी में बनाने होंगे जब आप पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। इसी बात को जो मैंने बोला है वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप देख रहे हैं कुल 6 कॉलम बनाने हैं, अर्थात 6 कॉलम वाली सारणी आपको बनानी है। इसमें से 2 कॉलम आपको प्रश्न में ही दिए रहेंगे। कौन कौन से? एक कॉलम वर्ग अंतराल का, एक कॉलम बारंबारता का, और 4 कॉलम आपको नए अपने तरफ से बनाने होंगे। एक कॉलम वर्ग चिन्ह का, दूसरा विचलन डी आई का, फिर यू आई का, और फिर एफ आई यू आई का। और अगर आप माध्य ज्ञात करने का सूत्र याद रखते हैं और सारणी के कॉलम बनाने की युक्ति याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आपको सारणी बनाने में परेशानी नहीं होगी। और जो बच्चा सारणी बना लेता है फिर उसके लिए माध्य ज्ञात करना सरल हो जाता है। तो सारणी आपको कैसे बनानी है वो हम आपकी किताब में जो सारणी दी है उसी से पहले समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आपको थोड़ा सरल रूप में सारणी जो मैंने बनाई है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसे आप आसानी से समझ भी जाएंगे क्योंकि मैंने उसमें सरल रूप में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो किताब में आपकी सारणी 14.5 है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला कॉलम वर्ग अंतराल का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो माध्य ज्ञात करने की जो पिछली 2 विधियाँ हैं उससे संबंधित मैंने जो वीडियो संख्या है 221 और 222, वो उसमें भी मैंने वर्ग अंतराल और बारंबारता आदि के बारे में बताया है, उससे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पहला कॉलम है वर्ग अंतराल का, उसमें वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। दूसरा कॉलम जो है बारंबारता का है, एफ आई वो लिखा हुआ है। नीचे सिग्मा एफ आई ज्ञात किया गया है, यानी इन सभी एफ आई को जोड़ दिया गया है। सभी बारंबारताओं 6 बारंबारताओं को जोड़ा गया है। जो आया उसे सिग्मा एफ आई से लिखा जाता है, क्योंकि एफ आई सभी एफ आई का जोड़ है, इसलिए सिग्मा अक्षर का प्रयोग किया गया, संकेत का प्रयोग किया गया। फिर एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? उसकी वर्ग की सीमाओं यानी 10 और 25 को जोड़ करके पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात किया गया। इसी प्रकार अन्य वर्गों के भी वर्ग चिन्ह ज्ञात किए गए। तो 6 वर्ग चिन्ह आपको यहाँ पर मिले, और इन्हीं 6 वर्ग चिन्हों में से हमें एक कल्पित माध्य चुनना होता है, और कल्पित माध्य यहाँ पर 47.5 को लिया गया है। तो आप जानते हैं 47.5 को क्यों लिया गया है। मैंने बताया था कि जो ठीक बीच में वर्ग चिन्ह आता है उसी को हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो यहाँ पर 47.5 आप देख रहे हैं कि बीच में पड़ रहा है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि 62.5 पड़ रहा है बीच में, बिल्कुल सही पड़ रहा है। ठीक बीच में जब सम संख्या में वर्ग चिन्ह होते हैं तो बीच में पढ़ने वाले जो वर्ग चिन्ह होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। तो यहाँ पर भी 6 वर्ग चिन्ह हैं जो कि सम संख्या में हैं, इसलिए 2 वर्ग चिन्ह ऐसे हैं जो ठीक बीच में आ रहे हैं, 47.5 भी और 62.5 भी। आप किसी को भी मानकर कल्पित माध्य मानकर इस माध्य को ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आपकी किताब में 47.5 को लिया गया है, इसलिए मैं 47.5 को ही मानकर आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार आप 62.5 को मान करके भी माध्य को ज्ञात करके देख सकते हैं। और कल्पित माध्य के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि आप किसी भी वर्ग चिन्ह को कल्पित माध्य मान सकते हैं। आप 17.5 को भी मान सकते हैं, 32.5 को भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम
इसलिए ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम बीच वाले वर्ग चिन्ह को कल्पित माध्य नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा बड़ी बड़ी संख्याएं इधर आती हैं और गणना कठिन हो जाती है, जिसके कारण हम बीच वाले वर्ग चिन्ह को ही कल्पित माध्य मानकर चलते हैं, जिससे गणना थोड़ी सरल हो जाती है। तो इस प्रकार 47.5 आपका कल्पित माध्य हो गया, जिसे स्मॉल ए से व्यक्त किया करते हैं। और फिर यहाँ पर विचलन ज्ञात किया गया है। विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, या एक्स आई का अर्थ है कि पहले नंबर का किस नंबर का हम वर्ग चिन्ह ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले नंबर का लेते हैं तो आई बराबर 1 हो जाता है, तो x1, तो x1 आपका 17.5 हुआ। 17.5 में से ए घटेगा यानी 47.5 घटेगा, और 47.5 को घटाएंगे तो -30 आएगा। ये आप घटा करके देख सकते हैं। 17.5 छोटा है, 47.5 बड़ा है, और इस 47.5 के पहले ऋण चिन्ह होगा। और ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं, इसलिए संख्याएं घट जाएंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, इसका अर्थ यह हुआ 47.5 में से 17.5 घटेगा, और इस प्रकार हमें 30 मिलेगा। अब 30 का चिन्ह ऋण के साथ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा वो आप समझ रहे हैं। जब घटाते हैं तो जिस संख्या का मान बड़ा होता है, अंतर ज्ञात करते हैं या घटाते हैं, तो जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसका जो चिन्ह होता है वही अंतर के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ 47.5 17.5 से बड़ा है, और 47.5 का चिन्ह जो है वो ऋण में रहेगा, इसलिए अंतर भी ऋण में लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो -30 आएगा। 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0 आएगा। 62.5 में से जब आप 47.5 घटाएंगे, जो कि कल्पित माध्य है, ए है, इसलिए हम उसको घटा रहे हैं, तो 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 92.5 में से जब 47.5 घटाएंगे तो 45 आएगा। इस प्रकार DI 6 DI आपको मिल जाएंगे, जो कि इस प्रकार से होंगे। अब हमें UI ज्ञात करना होता है, तो UI ज्ञात करने के लिए हम वर्ग माप से भाग कर देते हैं। DI में जितने DI आए हैं इसमें वर्ग माप से हम भाग करेंगे। अब DI कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग, कोई भी वर्ग हम ले लें, यहाँ पर वर्ग, सभी वर्गों की वर्ग माप समान होती है, यानी वर्ग की चौड़ाई समान होती है। उसकी वर्ग की सीमाओं का अंतर लेते हैं, तो वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आएगा। आप 40, अगले वर्ग में जो उच्च सीमा है 40, उसमें से उसकी निम्न सीमा 25 को घटा करके भी ज्ञात करेंगे तो भी 15 ही आएगा। 40 - 25 बराबर 15। और इस प्रकार जो अंतर हमें प्राप्त होता है वर्ग की सीमाओं का, वही वर्गमाप कहलाता है, जिसे स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। अर्थात हमें 15 से DI में भाग करना रहता है। तो यहाँ पर जब 15 से DI में भाग करेंगे तो 15 दूना 30, वही ऋण का 2 आ गया। 15 एक कम 15, वही ऋण का 1 आ गया। और 0 में जब भाग करेंगे 15 से तो 0 आ जाएगा। 15 0 0। और इसी तरह से जब इस DI में, यानी चौथे नंबर का DI है, यानी D4 कह सकते हैं आप इसको, तो 15 में 15 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 30 लिखा हुआ है यहाँ पर अगला DI जो है, तो 30 में जब 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 45 में जब 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। और इस प्रकार हमें UI के ये मान प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला कॉलम है FI UI का। FI UI का क्या अर्थ होता है? FI गुणे UI। तो FI गुणे UI का मतलब है FI का जो यहाँ, FI के जो मान यहाँ पर हैं, हम इस कॉलम में उनके संगत मानों के साथ, यानी यहाँ पर UI के जो मान हैं उनके संगत मानों से हम गुणा करते चले जाएंगे। जो भी गुणनफल आएगा उसे हम इस कॉलम में, FI UI वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 और ऋण 2 की गुणा जब होगी तो ऋण 4 आएगा। 3 दूसरे नंबर का FI है और यहाँ दूसरे नंबर का UI है, तो 3 गुणे -1 बराबर -3। 7 गुणे 0 बराबर 0, 7 0 0 होता है। 6 और 1 की गुणा, 6 1 कम 6,
6 दूनी 6 और 2 की गुणा 6 दूनी 12, 6 और 3 की गुणा 6 3 18। तो इस तरह से FI/UI के 6 मान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। अब इनको भी हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ कई मान ऋण में दिए हैं, कई मान धन में दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे चिन्ह वाले संख्याओं को पहले अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो ऋण वाली संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ऋण का 7 मिलेगा। देखिए छोटी छोटी संख्याएं मिल रही हैं इसमें, और इससे पहले जो विधियां हैं उसमें थोड़ी बड़ी संख्या मिलती हैं। तो पग विचलन विधि हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि इसमें हमें गणना में छोटी छोटी संख्याएं मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ऋण का 7 मिलेगा। 6 12 18 को जोड़िए, 12 6 18, 18 दूना 36 जुड़ जाएगा यहाँ पर, 18 और 18 36 हो जाएगा। तो 36 में से 7 कटेगा तो 29 आएगा। चिन्ह आएगा धन का, क्योंकि 36 जो यहाँ पर है वो धन चिन्ह के साथ है इसलिए, और वो बड़ा है इसीलिए जब अंतर लिखेंगे तो उसे हम धन चिन्ह के साथ लिखेंगे, अर्थात 29 को धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर जो 6 FI/UI को जोड़ने पर जो मान प्राप्त हुआ उसे 29 के बराबर लिखा गया है, और इसे संकेतों में सिग्मा FI/UI लिखा गया है। सिग्मा का मतलब आप समझिए, सभी को कई संख्याओं को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ऐसा लिखा गया है। कई FI/UI को जोड़ा गया है। अब इसके बाद हम इसी सारणी में जो हमने समझा है उसे थोड़ा सरल रूप में समझने के लिए बनाया गया है। एग्ज़ाम में आप जैसा किताब में दिया है वैसे उसी रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसे थोड़ा सरल रूप में और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ज़रा देखिए, अगर आपको सरल लगे तो देखिएगा। यहाँ पर जितना भी हाइलाइटेड पोर्शन है वो सब आपको हल करते समय लिखना है, लेकिन जो हाइलाइटेड नहीं है वो सब आपको केवल इसलिए दिया गया है जिससे आप उसे समझ सकें कि वे मान आए कैसे हैं। तो यहाँ पर हर एक मान को, जैसे यहाँ पर DI निकाला गया है तो 17.5 ऋण 47.5 बराबर -30। अब आप यहाँ पे कैसे घटाया जाता है वो पहले बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये 17.5 ऋण 47.5 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मान आप रफ में भी ज्ञात कर सकते हैं और मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। केवल ऋण 30 यहाँ पर DI वाले कॉलम में लिखना रहता है। ठीक इसी तरीके से जब UI वाला कॉलम में हम जो लिखते हैं संख्या, तो यहाँ पर 15 से आपने ऋण 30 में भाग करते हुए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा है। और ये भी आपको रफ में करना है या मौखिक रूप से करना है। तो यहाँ पर जो भागफल आता है वही लिखा जाता है ऋण 2। और फिर इसके बाद FI/UI वाले कॉलम में आप देखिए, FI का मतलब या I बराबर 1 पहले वाले वर्ग के लिए हम ले रहे हैं। पहले नंबर पर जो FI/UI आ रहा है यानी F1U1, तो F1 का मान 2 के बराबर है, क्योंकि पहले नंबर पर जो बारंबारता है वो 2 है। और U1 का मतलब जो पहले नंबर पर U आ रहा है, तो पहले नंबर पर U का मान जो है आ रहा है वो U1 बराबर -2 है, वही यहाँ पर -2 लिखा गया। इन दोनों की गुणा की गई और -4 आ गया। इस तरीके से FI/UI आपने देखा, जैसा आपको बताया था किताब वाले उदाहरण में दी गई टेबल के साथ, वैसे ही यहाँ पर भी किया गया, लेकिन कुछ गणनाओं को अलग से करके दिखाया गया। ये हाईलाइटेड पोर्शन ही आपको हल में लिखना है, ये ध्यान रखना है। बाकी गणनाएं आपके लिए सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए दी गई हैं और समझने के लिए दी गई हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए माध्य अंक बराबर x बार, फॉर्मूला फिर लिखा गया है। फॉर्मूला फिर से a का मान 47.5 लिखा गया है, और धन आ गया। फिर h का मान 15 आ गया, और इसके बाद सिग्मा FI/UI का मान 29 आ गया, और यहाँ पर सिग्मा FI आपका 30 आ गया। और इसके बाद यहाँ पे सरल करते हुए भी मैंने दिखा दिया। ये एक सरल करना भी आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने इतना लिखा और सीधे आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर 15 से 30 में सीधे यहाँ पे काटते हुए सरल करते हुए आप दिखा सकते हैं, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, 29/2 हो जाएगा। 29/2 14.5 के बराबर आप लिख सकते हैं और सीधे 62 उत्तर दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि आप तीनों वीडियो अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि तीनों विधियों से
जो माध्य हमें प्राप्त हो रहा है वो एक समान प्राप्त हो रहा है, समान ही मान प्राप्त होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से आपने इस पग विचलन विधि के द्वारा माध्य को ज्ञात करना सीख लिया होगा। धन्यवाद।